हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टॉप 20 आज थर्सडे के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। पेनल्टीमेट सेशन इस हफ्ते का और सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। शुरुआत होगी पस्त, गिफ्ट निफ्टी के आ रहे हैं इंडिकेशंस। ऐसे में कौन से स्टॉक्स, मार्केट्स में डिटेल में चर्चा कर ली, सारे समीकरण समझा दिए। अब आइए पूरे स्टॉक्स का तड़का ऐड कर देते हैं। हाँ, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज नहीं है, ये हम और आप मिलकर होमवर्क कर रहे हैं। ये स्टॉक्स आप अपने फोकस में रह सकते हैं, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स में ऐड कर सकते हैं, पर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का मन कर जाए तो। शुरुआत कैसी, मूड कैसा? नतीजे कम होते जा रहे हैं दिन पे दिन, बड़े वाले कैश के। तो लास्ट हफ्ता है, फिर तो कहानी खत्म है, फिर तो सिर्फ एबरेशन वाले अलग आएंगे, अदरवाइज खत्म कहानी। एग्जैक्टली तो आज अगर आप देखें तो फ्रेश जो कल वायदा बाजार के दो स्टॉक्स थे उनका नतीजा देखने को मिलेगा। और बचे कई तो आ गए थे, एमएनएम वगैरह तो आ गए थे। हाँ, एमएनएम आ गया, अशोक लेलैंड आ गया था, डिविस आ गया था। तो आपके पास बचा कौन सा? सिर्फ एक मैक्स फाइनेंशियल बता और पतंजलि बचा, बस दो ही बचे हैं। बाकी के कैश में हालांकि बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स कई सारे ऐसे हैं जो अपने मल्टी क्वार्टर के बेस्ट नंबर्स पेश कर रहे हैं। मार्केट के लिहाज से गिफ्ट निफ्टी आज आपको थोड़ा सा सुस्त नजर आएगा, लेकिन शुरुआत हम सीधे स्टॉक्स के साथ कर लेते हैं। और ये आईटी में क्या हो रहा है? सब कुछ चल गया, सब में रिबाउंड आ गया, सारे स्टॉक स्पेसेस सब में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन आईटी चलने का नाम नहीं ले रहा है। अब आईटी में दरअसल अब सुबह से हम लगातार आपको एडीआर अलर्ट करके दिखाई रहे हैं कि इन्फोसिस का एडीआर 5% टूटा है, विप्रो के एडीआर में गिरावट देखने को मिल रही है, और कल के मार्केट का प्राइस एक्शन देखिए, एडीआर तो देर रात गिरे हैं, लेकिन इन सभी स्टॉक्स में एक इनहेरेंट वीकनेस नज़र आ रही है। एक दिन चल जाते हैं लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। आईटी स्टॉक्स में कई तरह की खबरें भी चल रही हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं मान रहा हूँ कि इन्फोसिस आज यहाँ पर इसे अपनी वॉच लिस्ट में तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, और क्योंकि एडीआर 5% टूटा है तो इसे इन रेड लेके चलेंगे। दूसरा स्टॉक है मेरे पास ओएनजीसी, यहाँ पर आप खास नज़र रखिएगा। और जो इस शो को लगातार देखते हैं उनको पता होगा कि जब ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था स्टॉक, तब से लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप एक तरफ ओएनजीसी का चार्ट देखें और दूसरी तरफ आप क्रूड ऑयल का चार्ट देखें, क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्रूड बढ़ेगा तो आपको सीधे तौर पर तेजी ओएनजीसी में नजर आएगी। अब क्रूड में कोई बड़ा उछाल ओवरनाइट देखने को नहीं मिला, लेकिन चार्ट बहुत ही वेल प्लेस्ड, बहुत ही स्वीट स्पॉट पर चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन आपको क्रूड ऑयल में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में ओएनजीसी में एक एक्शन देखने को मिलेगा। अब ओएनजीसी आप देखें तो अक्टूबर 2024 से लगातार एक कंसोलिडेशन के फेज में था, और इस कंसोलिडेशन के फेज में स्मार्ट हैंड्स ने लगातार इस स्टॉक को अक्यूमुलेट किया, और इसी के चलते पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला। काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला है। कल ओएनजीसी में तेजी भी आपको देखने को मिली थी, तो इसी के चलते आज देखेंगे कि कैसा एक्शन रहे, लेकिन मीडियम टर्म के लिहाज से ये स्टॉक बहुत ही वेल पोजीशनड है। इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अच्छा, सबसे पहले तो कल एक लास्ट ट्रेड होना था एथर एनर्जी का। उस लास्ट ट्रेड के बाद उस स्टॉक को मैं ग्रीन रख रहा हूं। कल क्या हुआ था, NIIF जैसी चर्चा हुई थी, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए क्लीन आउट ट्रेड है, वो अपना पूरा हिस्सा बेचेगा, जैसा बताया था वैसे ही हुआ। अब उसमें बायर्स, FIs और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों ने हाथों हाथ खूब पार्टिसिपेट करा। ये कल ब्लॉक विंडो में ही हो गया था, तो समझ में आ गया था खूब डिमांड है। सोसाइटी जनरल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, सबने खरीदारी करी। इसके अलावा ICICI प्रू, इन्वेस्को, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, व्हाइट ओक MF, इन सब की तरफ से भी बाइंग आती हुई एथर को ग्रीन रख दिया है, सिर्फ उस अपडेट्स के बीच में। BHEL कल हमने मेंशन करा था रेड में होगा, OFS का डे 1 था। आज ऐसा कोई कन्विक्शन के साथ ग्रीन नहीं, लेकिन शायद थमेगा ये, ऐसा मान के चल रहा हूं, तो मैं ग्रीन रख रहा हूं। मैं क्यों डाउटफुल हूं ये बताता हूं। बिड्स बढ़िया आई, कुल मिला के बिड्स आई 22 करोड़ शेयर्स की। बेस था 10 करोड़ शेयरों के आसपास का, तो 2 गुना से ज्यादा वो भर गया। पर ग्रीन शू भी तो सरकार इस्तेमाल करेगी, ये मेंशन हो चुका है। तो कुल साइज था 17.4 करोड़ शेयर्स का, बिड्स आई 22 करोड़ की, तो 1.25 गुना। ये पूरा अगर कहूं 5% सब्सक्राइब हुआ तो ठीक है, डिमांड बुरी नहीं थी। पर वो डिमांड ऐसी कोई बढ़िया प्राइस पे नहीं है। फ्लोर प्राइस था 254, क्लियरिंग प्राइस बैठ रहा है 255 रुपए 30 पैसा। कल की क्लोज से अभी भी 5 रुपए नीचे का क्लियरिंग प्राइस बैठ रहा है। क्लियरिंग प्राइस में बहुत दमखम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं।
फिर भी इन ग्रीन रख रहा हूं। आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिएगा इस काउंटर को आज के लिए। अगले दो कौन से? बता देता हूं, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई है बीएचईएल पर। ये रिपोर्ट आपने देखी, 304 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, और बिल्कुल जैसे कि आपने अभी समझाया, ये भी बता रहे कि बहुत ही टैक्टिकल बाय तौर पर नजर आ रहा है, और ये बता रहे कि अगले 60 दिनों में स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, और कोई भी डिप अगर मिलती है तो यहाँ पर स्टॉक में खरीदारी की राय दे रहे हैं। ये मॉर्गन स्टैनली का व्यू है 304 रुपए के टारगेट के लिए। अगले स्टॉक अपने बता देता हूं, और नतीजों पर फोकस करते हैं। मैक्स फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। नतीजे यहाँ पर पसंद आ रहे हैं। कुछ एनालिस्ट रिपोर्ट्स और फर्स्ट कट्स में देख रहा था, वो बता रहे थे कि ये स्टॉक ने प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया दिया है। स्पेस में सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। अब नेट प्रीमियम इनकम पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ी है। एपी 30% है, वीएनबी 35%। वीएनबी मार्जिन में हालांकि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट भी है। नंबर्स अच्छे हैं, तो मैक्स फाइनेंशियल इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। आज डे 2 का एक्शन आपको देखने को मिल सकता है डिविस लैब में। कल हालांकि स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेजी आई थी नतीजों के बाद, और थोड़ा सा ऑफ हुआ। 4-4.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। अब की मॉनिटरेबल रहेगा कि आज सेकेंड डे पे कैसा एक्शन देखने को मिले, लेकिन क्योंकि नतीजे अच्छे थे, फंड्स का एक ब्रोकरेजेस का भरोसा भी स्टॉक के ऊपर बना हुआ है, तो इसी के चलते डिविस लैब आज डे 2 के एक्शन को मॉनिटर करेंगे, रखा है इन ग्रीन। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस साल दर साल देखना चाहिए, लेकिन मैं इसको क्योंकि हाई ग्रोथ फेज में और मुझे सीजनैलिटी अब दिखती नहीं है चश्मे में, तो सीक्वेंशली मैं जा रहा हूं। साल दर साल आंकड़े शायद प्रोड्यूसर साहब ने आपको स्क्रीन पर रखे होंगे, वो तो खैर मल्टीफोल्ड जंप है, उसको छोड़ दीजिए। सीक्वेंशली मैंने आप परफॉर्मेंस एस्टैब्लिश कैसे करूं, तो सीक्वेंशली तिमाही दर तिमाही आय 10% बढ़ी, ईबीटा 12% बढ़ा, क्यू ऑन क्यू मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, और मुनाफा 28% का जंप है। सीक्वेंशली भी अच्छे हैं, लेंसकार्ट अच्छे नंबर्स हैं, ग्रीन कर रहा हूं। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल, ये वो जामनगर गुजरात वाली शिपिंग कंपनी है। मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले आईपीओ आया था, तब आया था 4100 करोड़ रुपए की मार्केट कैप कमांड करना चाहते थे इशू प्राइस पे। 6500 करोड़ रुपए पे खड़ा हुआ है ये मार्केट कैप। ईयर हाइस पे आके स्टॉक कामकाज कर रहा है। कल देर रात कह लीजिए एक अपडेट आता हुआ इनकी तरफ से, इन्होंने स्ट्रैटेजिक पोर्ट हैंडलिंग का एग्रीमेंट करा है करंजा टर्मिनल एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। उस पेज में उतरते हुए नजर आएंगे। एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे ड्राई बल्क और लिक्विड कार्गो हैंडल करने के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ऑपरेशंस इसी अगले महीने मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो ये कंपनी अपनी ऑपरेशनल प्रेजेंस स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में बढ़ा रही है। पहले वो कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट की बात हुई थी, वहां पे एक्सपेंशन की बात हुई थी। अब फुटप्रिंट्स महाराष्ट्र में बढ़ाते हुए, तो नेशनल लॉजिस्टिक्स फुटप्रिंट बढ़ाना, या कह लीजिए ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन जो हो रहा है उसको देखते हुए, या फिर ईस्ट और वेस्ट दोनों कॉरिडोर्स पे पकड़ जो मजबूत कर रही है, इसके चलते इसको इन ग्रीन रख रहा हूं उस डेवलपमेंट के बीच में। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक, एक तो इंडस स्टार है, बहुत ही वेल डिस्कस्ड स्टॉक है ये, इस पे ये लगातार हम चर्चा करते जा रहे हैं। अच्छा, कल भी आप देखें तो स्टॉक में 2% की तेजी आपको देखने को मिली थी, और इसी हफ्ते की शुरुआत में ये स्टॉक आपके साथ बताया था कि रेंको चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये स्टॉक ऐसा है जो स्लोली स्टेडीली बढ़ रहा है, लेकिन 1-2% की तेजी पर यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि बात खत्म हो जाएगी। इससे थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं, और लगातार हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि जैसे वोडाफोन आइडिया में चीज़ें सुधर रही है, एक पूरी तरीके से तालमेल, पॉजिटिव कोरिलेशन बन जाता है इंडस स्टार में। जब जब वोडाफोन आइडिया के लिए कोई अच्छी खबर आएगी, आप देखेंगे कि अधिकतर इंडस स्टार में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक को आज इन ग्रीन लेके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ और कैश के स्पेस के स्टॉक्स की, जिनकी चर्चा हम शो की शुरुआत में कर रहे थे। करारो इंडिया, और इस स्टॉक की चर्चा की है इसी हफ्ते की है टेक्निकल तौर पर। अब इसके नंबर्स आ गए, और नंबर्स में देख रहा हूँ बढ़िया साइड पर है। पिछले साल जो 7.16% के बेटा मार्जिन थे, वो बढ़कर 9.7% के देखने को मिले। मुनाफे का आंकड़ा काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 15 करोड़ से 28 करोड़ के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले। रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है, एबिटा में एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा है, नंबर्स बढ़िया है। स्टॉक एक महीने में तकरीबन 10% चला हुआ है। आज देखेंगे कैसा रिएक्ट करे, तो करारो इंडिया इस स्टॉक पर भी आप फोकस रखिएगा। करारो इंडिया, दो रेलवे से जुड़े स्टॉक्स कह लीजिए, दोनों में खबरें थी, दोनों इन ग्रीन है। इरकॉन इंटरनेशनल अपने नंबर्स के चलते, हालांकि मैं इसको मिक्स नंबर्स कह रहा हूं, पर इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस चलते ग्रीन रख दिया है मैंने। आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा, स्ट्रीट किसको तवज्जो दे रही है वो देखना पड़ेगा। क्यों ऐसा कहा मैंने? आय दरअसल भाई साहब साल दर साल 19% गिरी है,
उसके सामने EBITDA 30% का जंप है, मार्जिन 5.1 से बढ़ के 7.5% पे पहुंचे और मुनाफा भी 16% बढ़ा। तो आय गिरने के बावजूद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा था, मैंने उसको तवज्जो दे दिया, पर एग्जीक्यूशन गड़बड़ा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इरकॉन ग्रीन है, कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम ग्रीन है, क्योंकि इनको बनारस लोकोमोटिव वर्क से 411 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एक जाने गजब की रेलवे कंपनी थी, फिर भूले बिसरे गीत बन गई, फिर जब से इसने वो कवच सिस्टम्स में उतरी तब से वापस लाइमलाइट हॉक कर रही है। ये कवच के लिए ही ऑर्डर मिला है इसको 411 करोड़ का, इसलिए ग्रीन कर दिया। 6 पूरे, ब्रेक के उस पर रख दे 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला कैश का ही स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यात्रा, और बहुत आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, बहुत गजब की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। अब नंबर्स तो बढ़िया डिलीवर हुए हैं, एबिटा में ग्रोथ देखने को मिल रही है, मार्जिन्स आप देखें तो 5.74% से बढ़कर तकरीबन 8.8% के एबिटा मार्जिन्स देखने को मिले हैं, और रेवेन्यू बड़ी है, मुनाफे के आंकड़े भी अच्छे देखने को मिले हैं। तो इसी के चलते अब यात्रा यहाँ पर आप नज़र रखिएगा, कल 1.25% की तेजी के साथ देखिए टूवर्ड्स क्लोजिंग एक स्पाइक भी चार्ट पर देखने को मिला था, तो इसके चलते आज रिएक्शन आएगा। नतीजे अच्छे हैं, इसके लिए इसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। पतंजलि ये स्टॉक ऐसा है जो वैसे तो इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता, शायद ही कोई ब्रोकरेज हाउस है जो स्टॉक को कवर करता है। कभी कोई खबर आती है स्टॉक के ऊपर या कोई बहुत बड़े रीज़न के चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। अब नंबर्स में देखें तो रेवेन्यू 16% बढ़ी है, एबिटा 22% बढ़ा है, मुनाफा 26% घटा है, लेकिन एबिटा 22% घटा है, माफ़ कीजिएगा। मार्जिन्स भी आप देखिए 6.2% से घटकर 4.1% के देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक लगातार निराश कर रहा है और मैं देख रहा था कि एक आध दो फंड्स को छोड़ दो तो किसी फंड का भी इस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है। अभी डीआईएस में जितनी भी होल्डिंग है इसमें 9% के आसपास तो आप देखिए कि एलआईसी के पास स्टेक है, और जीकेजू पार्टनर्स जो हैं ये एफआईएस की तरफ से इसमें काफ़ी होल्ड करते हैं स्टेक। बाकी कोई बड़े म्यूचुअल फंड्स के नाम भी नज़र नहीं आते, तो बड़ा डल सा स्टॉक है, इसी के चलते स्टॉक को रखा है इन ट्रेड। ओके, अगले दो में भाई साहब, एक तो लेंसकार्ट बात करनी थी, सबसे इंटरेस्टिंग रिसेंट आईपीओज में था, तो ऐसे ही एक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स था। नंबर्स तो खराब है, लाल लेके जा रहा हूं। आय 6% गिरी है साल दर साल, इबीटा 42% गिरा, मार्जिन 7.8% वाले 4.8% पे 300 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन, और मुनाफा 62%, 2/3 इरोड हो गया। तो नंबर्स तो खराब हैं, स्ट्रगल्स रियल है। हाँ, ये बात अलग है कि स्ट्रगल पूरी इंडस्ट्री के है, तो ये खराब जब कर रहे हैं तो उसमें भी अपना मार्केट शेयर, अपनी टेरिटरी जो डिफेंड कर रहे हैं वो बात अलग है, पर ऑपरेशनली काफी स्ट्रगल है। मैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को इस खराब परफॉर्मेंस पे रेड रख रहा हूं। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, अभी उस दिन फाइजर की तारीफ हो रही थी, बढ़िया नंबर्स थे, एस्ट्राजेनेका उल्टा है। अब इसमें भी मिक्स्ड है, लेकिन ऑपरेशनल चैलेंजेस तगड़े हैं। आय जैसे 32%, 31% बड़ी स्ट्रांग है, पर इबीटा 42% गिरा, 17.5% वाले मार्जिन 7.5% के नीचे स्लिप कर गए, 1000 बिप्स का इरोजन हो गया। और ऐसा नहीं है, इसमें लेबर कोड भी है, लेकिन जेन्युइन कॉस्ट एस्केलेशंस हैं, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी, अदर एक्सपेंसेस बढ़े, मार्केटिंग पे खर्च बढ़ता हुआ नजर आया, तो सब कुछ देख के ऑपरेशनली चैलेंजिंग परफॉर्मेंस के चलते लाल ले जा रहा हूं। पता नहीं स्ट्रीट ऐसा ना टॉप लाइन को ज्यादा तवज्जो दे दे, वो अलग बात है, लेकिन लाल है। आखिरी दो में एक किर्लोस्कर ऑयल है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा, इसके नंबर्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी कल 4.5% के आसपास के मूव दिखा चुका है। स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, गजब की तेजी है, और रेवेन्यू में अच्छा इजाफा है। एबिटा जो 255 करोड़ का था वो बढ़कर 331 करोड़ हो गया है। मार्जिन स्टेबल रहे पिछले साल के मुकाबले 18% पर, और जो मुनाफा पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान 68 करोड़ का था वो बढ़कर 109 करोड़ हो गया। नंबर्स बहुत बढ़िया है, इसी के चलते किर्लोस्कर ऑयल इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे।
बेयर क्रॉप साइंसेज, यहाँ पर ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी बढ़िया साइड पर देखने को मिले हैं। ना के बराबर के जो एबिटा मार्जिन थे पिछले साल, अब वो ऑलमोस्ट 10.6% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। और मुनाफे की बात करें तो 34 करोड़ से 96 करोड़ का आंकड़ा कंपनी के मुनाफे में देखने को मिला है। तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं बेयर क्रॉप साइंसेज। ये हो सकता है कि स्टॉक कमाल कर दे। पिछले 3 महीने में देख रहे हैं चार्ट पे ज़्यादा कुछ चला नहीं है, 5-7% का मूव है। आज की मॉनिटरेबल है, इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। एक कंपनी आईपीओ हाल का, यहीं स्टूडियोज में मैनेजमेंट आया था, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था, नतीजे भी गजब आए। ये कंपनी ना सिर्फ मंगलसूत्र मैन्युफैक्चर करने का काम करती है और B2B लार्जली धंधा है। B2B मतलब आप वो टाइटन उठा लीजिए, आप चले जाइए कल्याण ज्वेलर के पास, आप चले जाइए मालाबार के पास, TBZ के पास, जोया लुकास के पास, ज़्यादातर सबके पास अगर मंगलसूत्र हैं तो ये सोर्सिंग यहाँ से होती है। तो ये उस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग। नतीजे देखिए, आय 68% का जंप, ग्रॉस प्रॉफिट 111% का जंप, इबीटा 106% का जंप और मुनाफा 134% बढ़ा। ये हाल है सप्लायर का, तो एक बढ़िया प्रॉक्सी हो जाता है उस इंडस्ट्री का। ग्रॉस मार्जिन 170 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, बीटा मार्जिन 111 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। मैं नंबर हर पैमाने पर अच्छे हैं, भाव में क्या क्या है वो बात अलग है। मैं ग्रीन रख देता हूं, बस। कुछ कह रहे हो आप? मैं देख रहा था आपकी बात सुन के मंगलसूत्र के बारे में, भारत में मंगलसूत्र के बारे में। हाँ, कितना बड़ा मार्केट मंगलसूत्र के बारे में क्यों देख रहे हो? मार्केट साइज देख रहा था, क्योंकि कंपनी सिर्फ अगर मंगलसूत्र बना रही है तो कितना सिग्निफिकेंट होगा। 18,000 करोड़ का मार्केट है भारत में। और ये प्रोमिनेंट प्लेयर सबको सप्लाई करते हैं, सारे एस्टैब्लिश ब्रांड्स को। खैर, एलजी इक्विपमेंट्स या एलजी इक्विपमेंट्स क्या आप बोलेंगे पता नहीं, ELGI, इसको अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प साहब की डील के पे भी मेंशन करा था मैंने, जब वो डील के कॉन्टोर सामने आए थे। नतीजे भी डिसेंट आए, आय 18% बढ़ी, इबीटा 21% बढ़ा, मार्जिन एक्सपैंड हुए, बहुत ज्यादा नहीं, 20-30 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन है। मैं ग्रीन कर दिया, उन नंबर्स पे डिसेंट से नंबर्स दिख रहे थे। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो इन्हीं 10-10 की टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने की आईटी स्टॉक्स के साथ। इन्फोसिस को अपने खास रडार पर रखेगा। ONGC, इसके चार्ट पर एक्शन नजर आ रहा है। मैक्स फाइनेंशियल, डिविस लैब, यहाँ पर रखेंगे फोकस। इंडस स्टार का चार्ट लगातार बेहतर होता जा रहा है। कुछ कैश के स्टॉक्स हैं, करारो इंडिया, यात्रा और साथ में पतंजलि। इसके नतीजों का इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेयर क्रॉप के नतीजे बढ़िया हैं तो स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 मेरे भी जोड़ दीजिए इसमें। अलग अलग रीजन सबके स्पेसिफाइड हैं क्यों लिए। ज्यादातर हरे में, 2 जो लाल में, LG और एस्ट्राजेनेका अपने नंबर्स के चलते मैंने रेड रखा है। अदरवाइज एथर एनर्जी, BHEL डाउट्स हैं मुझे, लेकिन मैं रख ग्रीन की तरफ रहा हूं। लेंसकार्ट, श्रीजी शिपिंग, इरकॉन इंटरनेशनल, कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा और LG इक्विपमेंट्स सब इन ग्रीन रखे।